गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू भूमि एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज के इस सीक्वेंस में, आज के इस वीडियो में हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आज हम लोग भारत की प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और कोशिश होगी हमारी कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके और सही कर ले जाए एग्ज़ाम में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रियम्बल, प्रस्तावना। अब ये प्रस्तावना क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा, केशवानंद भारती केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, प्रियम्बल के बहुत सारे की वर्ड्स हैं, वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है, उन की वर्ड्स की मीनिंग पूछ ली जाती है और कुछ फैक्चुअल चीज़ें रहती हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में कवर अप करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब शुरुआत होती है तो आप देखिए, जब संविधान का आप कवर पेज देखेंगे तो आपको उसी पर जो है इंडियन प्रियम्बल दिखेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ नोन एज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसकी एक ये जो लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया है, यही बहुत कुछ कह जाती है। अब ये वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का मतलब है कि हम भारतीय जनता, हम लोगों ने ये संविधान लिखा, हम लोगों के द्वारा ये संविधान निर्मित हुआ और हमने अपने आप को ये संविधान दिया। तो जो ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसको बेसिकली सोर्स माना जाता है संविधान का। प्रस्तावना का जो विचार है, प्रियम्बल का जो आइडिया है, ये बेसिकली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हुआ है। अमेरिकी संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें आपको प्रस्तावना मिलेगी और भारत के संविधान में भी आपको प्रस्तावना मिलेगी। प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस के फॉर्म में आप इसको समझ सकते हैं कि एक तरीके से संविधान की जो प्रस्तावना है वो जनरली किसी भी बुक का जो प्रीफेस वाला पार्ट होता है उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो जनरली आप कोई भी जब बुक देखेंगे तो उस बुक का जो पहला पेज होता है वहाँ पर राइटर प्रीफेस लिखता है। तो जैसे प्रीफेस लिखा जाता है किसी भी नॉर्मल बुक में, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रियम्बल लिखा गया है। प्रियम्बल के बहुत सारे फीचर्स माने जाते हैं, जैसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की फिलॉसफी भी कहा जाता है। मतलब ये बहुत सारे एरियाज को डिफाइन करता है कि संविधान का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम लोग आत्मा कंसीडर करते हैं एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को हम लोग फिलॉसफी मानते हैं संविधान की क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंडसेट को ये शो करता है कि एक्चुअली में संविधान निर्माता संविधान जब बना रहे थे तो उनकी बेसिकली फिलॉसफी क्या थी, वो किस तरीके का मुल्क, किस तरीके का देश बनाना चाहते हैं। तो इसको फिलॉसफी भी कहा जाता है, इसको की भी कहा जाता है, इसको हॉरोस्कोप भी कहा जाता है, इसको सोल भी कहा जाता है। तो जनरली आप जब पीसीएस का एग्ज़ाम देखेंगे तो वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, आईएएस का एग्ज़ाम देंगे तो वहीं पर इन सारी चीज़ों को मिक्स करके वो एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है कमीशन। प्रियम्बल का पार्ट जो है ये मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बनता है। प्रियम्बल की जो शुरुआत हुई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की, वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मानी जाती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संवैधानिक सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था। और पंडित नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो बाद में संविधान की प्रियम्बल या संविधान की प्रस्तावना बनी। इसीलिए कहीं कहीं पर इसको उद्देशिका भी लिखा रहता है कि उद्देशिका जो है वही हमारे देश की प्रस्तावना है। और पंडित नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तैयार किया गया था, इसको आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दैट हु प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो द राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना की जो शुरुआत, जैसे मैंने आपको बताया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से हुई, हम भारत के लोग।
तो प्रस्तावना कुछ इस तरीके से बोली जाती है, कहा जाता है कि प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करेंगे. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic, जहाँ पर भारत के नागरिकों को जस्टिस, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा होगा. वेयर द पीपल विल हैव जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. इन्हीं सारे वर्ड्स की एग्जाम में मीनिंग पूछ ली जाती है. और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया कि प्रस्तावना को किसके द्वारा अपनाया गया. तो मैंने इसीलिए लाइन लिखी कि प्रियम्बल पूछा जाए प्रस्तावना को किसके द्वारा अपनाया गया, तो द राइट आंसर इज भारतीय जनता के द्वारा, इंडियन सिटीजन्स के द्वारा, क्योंकि शुरुआती प्रियम्बल की वी द पीपल ऑफ इंडिया से हुई है. प्रियम्बल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस फाइल हुए थे. वन वाज योर बेरूबारी केस एंड सेकेंड वाज योर केशवानंद भारती केस. सो इन बेरूबारी केस सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है इसीलिए संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती. प्रियम्बल is not a part of Indian Constitution and Parliament cannot amend preamble. तो बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना और पार्लियामेंट को प्रियम्बल में अमेंड करने का राइट नहीं दिया गया. तो इसको आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को संविधान का पार्ट नहीं माना. बाद में आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस और फाइल हुआ, दैट इज नोन एज केशवानंद भारती केस, विच इज कंसीडर्ड एज द लैंडमार्क केस इन इंडियन हिस्ट्री और इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री. कि केशवानंद भारती केस का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ टाइम्स आपको इसका रिपीटिशन मिलेगा. मैक्सिमम टॉपिक्स में हम लोग केशवानंद भारती केस को पढ़ते हैं या केशवानंद भारती केस का रेफरेंस आता है. तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रस्तावना संविधान का एक अंग है और संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है. प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट संशोधन तो कर सकती है लेकिन उसके ऊपर भी एक लिमिटेशन लगा दी गई, बट द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड और इट बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी अमेंडेड. मीन्स कहने का मतलब ये है दैट द पार्लियामेंट हैज द राइट टू अमेंड. पार्लियामेंट का अधिकार है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है, बट पार्लियामेंट ऑल्सो हैज सर्टेन लिमिटेशंस. और वो लिमिटेशन ये है कि बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फीचर्स वर्ड यूज किया इन केशवानंद भारती केस. तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पार्लियामेंट को संशोधन का अधिकार तो है लेकिन संविधान के मौलिक ढांचे को वो नष्ट नहीं कर सकती. अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस केस में मौलिक ढांचा वर्ड यूज हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं. सो बेसिक फीचर्स, जो बेसिक ढांचे के जब प्रश्न आता है तो दिस बेसिक फीचर इज बेसिकली डिफाइंड बाय द कोर्ट, बाय द जुडिशरी इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एरियाज को बेसिक फीचर माना और बेसिक फीचर की एज सच कहीं कोई डेफिनेशन या एज सच कोई कहीं परिभाषा नहीं दी हुई है. टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करता है और सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है दैट दिस पार्ट और दिस क्लॉ और दिस आर्टिकल और दिस वर्ड इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ इज बेसिक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल योर जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर. तो बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा या बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के स्टैंड लेना, उसको डिफाइन करना, ये सब न्यायपालिका काम है. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द
जुडिशरी इन इंडिया, पार्लियामेंट हैज द राइट टू अमेंड, पार्लियामेंट का अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के किसी मौलिक ढांचे को वो नष्ट नहीं कर सकती। इसीलिए प्रियम्बल से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट केसेस, एक बेरूबारी केस और एक केशवानंद भारती केस। तो बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। लेटर ऑन इन केशवानंद भारती केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा that preamble is a part of Indian constitution, it can be amended by the parliament, but parliament has certain limitations, and those limitations are that basic features of the constitution should not be destroyed. आप ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते जिससे संविधान का मौलिक ढांचा नष्ट हो सके। और मौलिक ढांचे को कौन डिफाइन करेगा, कौन डिसाइड करेगा? So the right answer is that it will be defined, or it is defined, or it is decided by the judiciary in India. ये पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती है कि दिस इज बेसिक फीचर और दैट इज बेसिक फीचर, इट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। प्रियम्बल प्रस्तावना में जब संशोधन की परमिशन कोर्ट के थ्रू मिल गई, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो ड्यूरिंग श्रीमती इंदिरा गांधी रेन, ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम, जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो उस समय प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया, दैट इज 42nd अमेंडमेंट 1976। और 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, बाय दिस अमेंडमेंट ड्यूरिंग श्रीमती इंदिरा गांधी टाइम, प्रस्तावना में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जोड़े गए, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स वर एडेड बाय दिस अमेंडमेंट इन 1976। वन word was your socialist, समाजवादी, second is your secularism, पंथ निरपेक्ष, and third is your integrity. इंटीग्रिटी। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये 3 वर्ड कब जुड़े? तो सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी, ऑल दीज 3 वर्ड्स वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976। पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है दैट हाउ मेनी टाइम्स प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो जब से प्रीएम्बल लागू हुआ, जब से संविधान लागू हुआ, तब से लेके आज तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। ओनली वंस प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड एंड दैट अमेंडमेंट इज 42nd अमेंडमेंट 1976। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वें संशोधन के द्वारा बाय 42nd अमेंडमेंट प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? द राइट आंसर इज 3 वर्ड्स। फिर एग्जामिनर आपको कई वर्ड्स देगा, पूछेगा इसमें से कौन कौन सा वर्ड बाद में जुड़ा, कौन कौन सा वर्ड ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं था, इस तरीके से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाद में 3 वर्ड जुड़े थे हमारे प्रीएम्बल में। पहला वर्ड था समाजवाद का, सोशलिज्म, इंडिया को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाया गया। सेकुलरिज्म, जिसको आप हिंदी में पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष वर्ड यूज हुआ है। और एक लास्ट वर्ड था इंटीग्रिटी, अखंडता। यूनिटी तो था ही था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कह दिया गया, एकता और अखंडता वर्ड यूज हो गई। तो इन 3 वर्ड को आप ध्यान रखेंगे। ये तीनों वर्ड 42वें संशोधन के थ्रू जुड़े थे इन द ईयर 1976। इसी 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और ये किस ईयर हुआ था? 1976 में। कौन था उस समय प्राइम मिनिस्टर? तो श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। इन्हीं वर्ड्स की एग्जाम में मीनिंग भी आती है। अब प्रियम्बल में जो की वर्ड्स यूज हुए हैं उनकी हम लोग मीनिंग जल्दी से देख लेते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड यूज हुआ है संप्रभुता, जिसको हम लोग इंग्लिश में सोवर्निटी कहते हैं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। अब एग्जाम में मीनिंग आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सोवर्निटी, और इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, व्हाट डज इट मीन, या इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री व्हाई। तो उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, आपको उसको फाइंड आउट करना होगा, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो सोवर्निटी क्या होती है? भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसका क्या मतलब है?
संप्रभुता की क्या क्या परिभाषा होती है, हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं। देखिए, सोवर्निटी, संप्रभुता का सिंपल सा अर्थ होता है, मीनिंग होती है एक ऐसा देश जो फ्री होता है। फ्री होने का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक स्वतंत्र मुल्क। तो भारत एक स्वतंत्र मुल्क है, भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिया इज अ फ्री कंट्री। और स्वतंत्र मुल्क हो तथा वो किसी का सबऑर्डिनेट ना हो, किसी बाहरी ताकत के अधीनस्थ कार्य ना कर रहा हो। सो इंडिया हैज बोथ द फीचर्स दैट इंडिया is a free country, India is an independent nation, and India is not a subordinate to any foreign power. भारत किसी भी बाहरी ताकत के अधीन कार्य नहीं करता। इंडिया किसी भी फॉरेन कंट्री का सबऑर्डिनेट नहीं है। तो जब किसी भी कंट्री पर ये दोनों पैरामीटर्स फिट हो जाते हैं तो उस कंट्री को बेसिकली सोवरेन कंट्री कहा जाता है। इसीलिए इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री। और हम जब भी किसी भी कंट्री के साथ कुछ रिएक्ट करते हैं तो अपनी संप्रभुता को ही बचाने के लिए करते हैं। अगर इंडिया और चाइना के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, तो हर मुल्क को ये अधिकार होता है कि वो अपनी संप्रभुता को बचाए। अगर चाइना हमारी संप्रभुता को अटैक करेगा, अगर चाइना हमारी टेरिटरी में आएगा, वो बिना हमारी परमिशन लिए विद इन इंडियन बाउंड्री कुछ काम करेगा, तो ये हमारा अधिकार है, ये हमको राइट है कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करें। और संप्रभुता की रक्षा करते हुए हम रिएक्ट करेंगे। तो संप्रभुता इसीलिए क्योंकि भारत एक संप्रभु मुल्क है, और संप्रभुता का मतलब होता है एक स्वतंत्र मुल्क और एक ऐसा देश जो किसी बाहरी ताकत के अधीन कार्य नहीं करता। तो यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सोवर्निटी की डेफिनेशन। नाउ द सेकंड वर्ड आफ्टर दिस सोवर्निटी is the term socialist or socialism. Now the next word is your socialist or socialism. Now what do you mean by the term socialist? India is a socialist country. भारत एक समाजवादी मुल्क है। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत को एक समाजवादी मुल्क बनाने की कोशिश किया। आज़ादी से पहले भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सोशलिज्म डोमिनेट करता था। हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत सारे लीडर्स रहे जो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी के थे, समाजवादी विचारधारा को लेकर के चले। और आज़ादी के बाद भी हमने भारत में समाजवाद की स्थापना करने की कोशिश किया। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे दिया कि भारत एक समाजवादी देश होगा, इंडिया जो है वो एक सोशलिस्ट कंट्री होगा। तो समाजवाद क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है? तो समाजवाद बेसिकली एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स के थ्रू दी गई थी। कार्ल मार्क्स इज नोन एज फादर ऑफ सोशलिज्म। और समाजवाद की विचारधारा का एक सपना, एक ड्रीम है, एक थॉट है कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना, एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना जहाँ सोसाइटी में इक्वालिटी हो, जहाँ सबको सारे अधिकार मिले हों, जहाँ कोई पर्सन किसी पर्सन का एक्सप्लॉयटेशन ना करे, providing equal rights to all citizens, having no exploitation, or establishing a society which is exploitation free, जहाँ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का शोषण ना कर सके, कोई किसी का गुलाम ना हो, कोई किसी का दास ना हो, स्लेवरी या स्लेव सिस्टम ना हो वहाँ पर। जहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, देश में जो प्राकृतिक संसाधन हैं, Those natural resources should be divided equally among citizens. उन संसाधनों का वितरण जनता के बीच में एक सामान्य रूप से हो, इक्वली हो, जिससे कोई भेदभाव ना हो, कोई इनइक्वालिटी ना हो। और ये हैव्स और हैव नॉट्स वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए। जब नेचुरल रिसोर्सेज पर सबका बराबर का अधिकार होगा तो किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। और जब एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा तो स्ट्रगल नहीं होगा, वर्ग संघर्ष नहीं होगा। और नेचुरल रिसोर्सेज पब्लिक के बीच में इक्वली डिवाइड हो, इसलिए हमको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, एक सरकार चाहिए हमको। और सरकार का, गवर्नमेंट का ये काम होगा कि वो ये देखे
कि उसके जनता के बीच में रिसोर्सेज का जो डिवीजन है वो इक्वली हो रहा है। इसी थॉट को लेकर के हम चले आज़ादी के बाद, और फाइनली 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म जोड़ दिया कि भारत एक सोशलिस्ट कंट्री होगा, इंडिया एक समाजवादी देश होगा। हमारी अर्थव्यवस्था में भी समाजवाद देखने को मिलता है कि हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश किया। हम 5 ईयर प्लान लेकर के आए, हमने गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया, हमने उन्हीं पर टैक्स लगाया जो वेल ऑफ हैं। हमारा टैक्स एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर नहीं है, हम गरीबों से टैक्स नहीं लेते। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली सोशलिज्म को लेकर के आगे चलती हैं। इंडियन गवर्नमेंट एक वेलफेयर गवर्नमेंट है। हमारी मैक्सिमम स्कीमें जो होती हैं वो बेसिकली ऐसे वर्ग के लिए होती हैं जो वेल ऑफ नहीं होते, गरीबों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं। तो हमें एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जहाँ अमीरी गरीबी का भेदभाव ना हो, जहाँ हर आदमी इक्वल हो। तो जब हम इस थॉट को इस्टेब्लिश करते हैं या इस थॉट को लेके आगे चलते हैं, तो इसी को हम सोशलिज्म कहते हैं, इसी को हम समाजवाद कहते हैं। मूविंग ऑन, आफ्टर सोशलिज्म द नेक्स्ट वर्ड विच इज इम्पॉर्टेंट इन प्रियम्बल इज सेकुलर। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अक्सर ये वर्ल्ड न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स वगैरह में छाया रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो वर्ड है बहुत ही डिस्प्यूटेड है, अब इसकी कोई मीनिंग नहीं रह गई वगैरह वगैरह। लेकिन सेकुलरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन इंडियन प्रियम्बल और इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी ताकत है। अब ये पंथ निरपेक्ष क्या होता है, सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है? तो सेकुलरिज्म का सिंपल सा मतलब यही होता है, एक ऐसा देश, एक ऐसा तंत्र जिसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, जिसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। मतलब हमको एक ऐसे राष्ट्र, एक ऐसे देश का निर्माण करना है जिसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, हैविंग नो ऑफिशियल रिलीजन। मतलब भारत का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ना हम इस्लामिक कंट्री हैं, ना हम हिंदू कंट्री हैं, ना हम सिख कंट्री हैं, ना हम क्रिश्चियन कंट्री हैं। भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ सभी धर्मों का समान सम्मान होता है। गवर्नमेंट सभी धर्मों से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चलती है। गवर्नमेंट सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। किसी एक धर्म को राजा का, मतलब गवर्नमेंट का पैट्रोनेज नहीं होगा, संरक्षण नहीं होगा। गवर्नमेंट विल नॉट गिव स्पेशल अटेंशन टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सरकार किसी एक धर्म विशेष पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, ज़्यादा फोकस नहीं करेगी, ज़्यादा प्रमोशन नहीं करेगी। सरकार सभी धर्मों के लिए काम करेगी और सरकार सभी धर्मों का एक साथ सम्मान करेगी या एक जैसा सम्मान करेगी, जिसको हम लोग इन शॉर्ट कहते हैं सर्वधर्म समभाव। जब किसी मुल्क में इस फिलॉसफी को लेकर के काम होता है तो उसको हम लोग एक सेकुलर कंट्री कहते हैं। हमारे देश में सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए एक पर्टिकुलर रूल नहीं बना सकती, जो भी रूल बनेगा वो सबके लिए बराबर होगा। तो ऐसे कंट्री को एक सेकुलर कंट्री के फॉर्म में कहा जाता है। अब जनरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये वर्ल्ड न्यूज़ में रहता है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे काम होते हैं या न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स में कुछ ऐसी बातें आती हैं जिससे ये लगता है कि गवर्नमेंट एक रिलीजन पे ज़्यादा फोकस कर रही है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट रही हो। तो अक्सर ये वर्ल्ड न्यूज़ में आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से इस वर्ड को हटा देना चाहिए, इट हैज़ नो मीनिंग इन टुडेज एरा। लेकिन इट डजेंट मीन दैट इट हैज़ नो मीनिंग। कॉन्स्टिट्यूशन का ये वर्ड बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे देश, हमारे संविधान का ये बेसिक फीचर है कि हम इतने धर्मों को एक साथ लेके चलते हैं। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ इतने धर्म के लोग रहते हैं, और कोई ऐसा मुल्क आपको नहीं मिलेगा जहाँ इतने धर्म के लोग रहते हो, इतनी जातियों के लोग रहते हो, जहाँ इतनी डाइवर्सिटी हो, जहाँ इतने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स आपको मिले। तो यही हमारी ताकत है। इंग्लिश में एक कहते भी हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जो हमारी विभिन्नता है उसी में एकता है। तो सेकुलरिज्म हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म है, और सेकुलरिज्म का सिंपल सा मीनिंग होता है
कि देश का, राजा का या राष्ट्र का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। सरकार सभी धर्म को बराबर अवसर देगी। इसी को हम लोग सेकुलर कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में पंथ निरपेक्ष वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है। कहीं कहीं बुक्स वगैरह में धर्मनिरपेक्ष वर्ड भी यूज हो जाता है, बट द राइट वर्ड फॉर सेकुलरिज्म इन हिंदी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पंथ निरपेक्ष। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस। Moving on, after secularism, the next important word is your democracy or democratic country. Now, what do you mean by democracy? अभी हम लोगों ने 3 important words देखे, that is your sovereignty, second word is your socialism, and third word is your secularism. Now the next word is democracy. Now India is a democratic country. भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा देश जहां तंत्र का निर्माण जनता के द्वारा होगा। तंत्र का निर्माण जनता के द्वारा होगा मीन्स वेयर सिस्टम विल बी फॉर्म्ड by the people of that country. System will be formed by the people of that country. एक ऐसा मुल्क जहां तंत्र का निर्माण वहां की जनता के द्वारा किया जाएगा, इसी को हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी में डेमो का मतलब ही होता है जनता, पब्लिक, और कृषि का मतलब होता है सिस्टम। मींस भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो सिस्टम है, ये सिस्टम कौन हो गई? गवर्नमेंट। और इस गवर्नमेंट को कौन बनाता है? तो भारत की जनता, भारत की पब्लिक। और भारत की जनता, भारत की पब्लिक सरकार का चुनाव करती है हर 5 साल पर। हमारे देश में हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं। हर 5 साल पे जनता को अधिकार है कि वो अपने देश की सरकार को चुने। तो जहां पर पब्लिक को अधिकार दिया जाएगा कि आप अपने देश की सरकार को चुन सकते हैं, वो देश डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, वेदर इट्स इंडिया, वेदर इट्स अमेरिका और ब्रिटेन और श्रीलंका और एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर। अगर जनता को अधिकार नहीं है सरकार को चुनने का, तो वो अनडेमोक्रेटिक हो जाती है, वो अलोकतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। हमारा देश भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और अमेरिका को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। अमेरिका इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आफ्टर डेमोक्रेसी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज योर रिपब्लिक। लोकतंत्र के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आता है गणराज्य का, रिपब्लिक का। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिपब्लिक? रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? तो डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आपको बताया कि जहां पर जनता को अधिकार होगा अपनी सरकार को चुनने का, उसे हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। इसी तरीके से अब रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? तो रिपब्लिक का एक सिंपल सी मीनिंग होती है एक ऐसा देश जहां का जो राजा होगा, जहां जो किंग होगा, वो किंग इलेक्टेड होगा, किंग चुना हुआ होगा। हमारे देश में जो राष्ट्राध्यक्ष है, किंग है, किंग को आप लोग हेड ऑफ द कंट्री भी कह सकते हैं, हेड ऑफ द कंट्री। और हमारे देश में हेड ऑफ द कंट्री जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो हमारे देश में राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष है, राजा है, हेड ऑफ द कंट्री है, इस प्रेसिडेंट का हमारे देश में इलेक्शन होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और क्योंकि भारत के हेड ऑफ द कंट्री का इलेक्शन होता है, इसीलिए इंडिया कैसा कंट्री हो गया? रिपब्लिक। तो भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, इंडिया लोकतांत्रिक गणराज्य है। हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, गवर्नमेंट चुनी जाती है। और इस गवर्नमेंट को कौन चलाता है? तो प्राइम मिनिस्टर।
तो हमारे क्या गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, दैट्स व्हाई इंडिया फॉलोज डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ऑन द अदर हैंड, इन इंडिया हेड ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो इलेक्टेड. भारत में राष्ट्राध्यक्ष का भी चुनाव होता है. दैट्स व्हाई इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री ऑल्सो. इसीलिए भारत एक गणराज्य भी है. अगर कोई गणराज्य नहीं है, इफ एनी कंट्री इज नॉट अ रिपब्लिक, देन व्हाट, देन दैट कंट्री मस्ट बी फॉलोइंग मोनार्की. तब वहां पर राजशाही हो रही होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिटेन. नाउ ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेटिक मोनार्की. ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी है क्योंकि वहां पर भी सरकार का चुनाव होता है. बट ब्रिटेन फॉलोज मोनार्कियल सिस्टम, क्योंकि वहां पर जो हेड ऑफ द कंट्री है, जो वहां पर राष्ट्राध्यक्ष है, वो इलेक्ट नहीं होती. वहां पर जो क्वीन है, जो क्राउन है, वो बेसिकली हेरिडिटरी है, वंशानुगत है उनका रूल. तो जब वंशानुगत शासन चलता है, एक फैमिली का ही रूल चलेगा, तो वो मोनार्की है. जैसे पहले नेपाल में था, बाद में नेपाल भी रिपब्लिक हो गया. हमारे देश में राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, हम लोगों ने रिपब्लिकन सिस्टम को फॉलो किया. तो इंडिया के साथ दोनों प्रिंसिपल्स चलते हैं, या दोनों फीचर्स हैं. हम डेमोक्रेटिक भी हैं, हम रिपब्लिक भी हैं. तो हम लोगों ने ये की वर्ड्स देखे. सोवर्निटी देखा हम लोगों ने सेकुलरिज्म समझा, हम लोगों ने सोशलिज्म समझा, हम लोगों ने डेमोक्रेसी समझी, हम लोगों ने रिपब्लिक समझा. इसी तरीके से प्रियम्बल में कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स मिलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जस्टिस का मेंशन किया गया है, लिबर्टी का मेंशन किया गया है, इक्वालिटी का मेंशन किया गया. अब मुझे याद है पीसीएस के एग्ज़ाम में जो है जस्टिस पूछ लिया, कितने टाइप की जस्टिस है प्रियम्बल में. तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी का जिक्र किया गया है. तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल इंश्योर करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगी. तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस. सोशल जस्टिस का मतलब उसको सामाजिक न्याय मिलेगा. इकोनॉमिकल जस्टिस का मतलब है उसको आर्थिक रूप पे न्याय मिलेगा. और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है सरकार ऐसे नियम बनाएगी जो पॉलिटिकली सबके लिए बराबर होगा, जैसे वोट देने का अधिकार सबको है. तो इस तरीके से हम लोगों ने जस्टिस की बात की कि सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल जस्टिस. ऐसी आफ्टर जस्टिस फिर हम लोग लिबर्टी की बात करते हैं. तो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ. तो लिबर्टी ऑफ थॉट का मतलब क्या हो गया कि आपको स्वतंत्रता है अपने विचारों की. आप अपने विचार रख सकते हैं, आप अपने विचार कह सकते हैं. यू हैव द राइट ऑफ एक्सप्रेशन. आपको आज़ादी है कि आप का किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक मैटर पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, और आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. नाउ यू हैव लिबर्टी ऑफ बिलीफ, ऑफ वर्शिप. मीन्स आप किसी भी चीज़ में विश्वास कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ में आस्था रख सकते हैं. ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. आप किसी भी चीज़ की उपासना कर सकते हैं, आप उसकी पूजा कर सकते हैं. इसकी आपको स्वतंत्रता है. तो जस्टिस है सोशली, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल. लिबर्टी है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. इसी तरीके से आफ्टर जस्टिस, आफ्टर लिबर्टी, नाउ कम्स इक्वालिटी. नाउ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. आपको स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की समानता होगी, मतलब सबको समान अवसर मिलेगा, सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो लिबर्टी, देन इक्वालिटी, देन योर लिबर्टी, देन जस्टिस, देन लिबर्टी एंड देन योर इक्वालिटी. और फिर आपका फाइनली फ्रेटर्निटी, दैट इज भाईचारा. कि प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी वर्ड का भी यूज़ किया गया है कि हम और आप आपस में भाईचारे, बंधुत्व को प्रमोट करेंगे. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो प्रियम्बल में हैं, और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है. और फाइनली लास्ट में ऑन 26 नवंबर 1949 हम भारत की जनता ने इस प्रियम्बल को अपनाया और अंगीकृत कर लिया. वी hereby adopt and give to ourselves this preamble of Indian Constitution. तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि प्रस्तावना को किसके द्वारा अपनाया गया, तो द राइट आंसर इज भारत की जनता के द्वारा. तो इस तरीके से प्रियम्बल आपका यहाँ पर ये कवर अप हो रहा है.
यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। सो ओके, थैंक यू।